चलिए छात्रों, एक बार फिर से आपके लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, सतत आवेश वितरण। हमें वैसे गॉस के अनुप्रयोग पढ़ना इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले सतत आवेश वितरण पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, ये आपके कंपटीशन में भी मदद करेगा और गॉस के अनुप्रयोग में भी मदद करेगा। ठीक है ना, तो सतत आवेश वितरण होता क्या है, तो आपको बता दूं कि किसी चालक में जो आवेश का वितरण होता है वो उसकी बीमा के आधार पर होता है। और आपने बीमाएं कितनी पढ़ी हैं? 3 प्रकार के आपने बीमी गतियां जो पढ़ी हैं, तो एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी। मतलब किसी भी आकार या आकृति जो होती है वस्तु की, उसके 3 बीमा के आधार पर उसकी आकृति होती है। एक बीमा के आधार पर, दो बीमा के आधार पर और त्रिबीमी। तो इस आधार पर हमारे पास आवेश वितरण 3 प्रकार से हो गया। एक बीमी को हम रैखिक कहेंगे, द्विबीमी को हम क्षेत्रफल कहेंगे और त्रिबीमी को हम आयतन के आधार पर कहेंगे। ठीक है ना, तो रैखिक 3 प्रकार हो गए आवेश घनत्व के। एक रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है ना, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक कौन सा हो गया, आयतन आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम क्या पढ़ रहे हैं, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके आधार पर पहला आया लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, तो क्या बताया कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व बराबर क्या हो गया, आवेश चालक पर आवेश बटे चालक की लंबाई। तो लैम्डा बराबर हो गया Q अपान L, Q अपान L। और ये रैखिक तार के लिए, मतलब हमको लंबाई के आधार पर उसका रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करना होता है, उसके लिए इसका रैखिक आवेश घनत्व का यूज किया जाता है। हम बेलनाकार तार का जैसे देखते हैं, मान लीजिए कोई तार है, इसका हमको रैखिक आवेश घनत्व, इसमें रैखिक आवेश घनत्व होगा, जब आवेश वितरण होगा तो रैखिक वितरण होगा। तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब मान लीजिए कि इस लंबी तार को हमने वृत्तीय आकृति में मोड़ दिया और उस आकृति में मोड़ दिया जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो इस पूरे तार की जो लंबाई हो जाएगी, ये तार जो वृत्तीय आकृति में मुड़ा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। तो ये हमारा रैखिक आवेश घनत्व हो जाएगा Q अपान 2 पाई r, Q अपान 2 पाई r। आप लिख सकते हैं कैपिटल R क्योंकि r त्रिज्या का। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि यदि L लंबाई के तार को हमने r त्रिज्या की वृत्तीय आकृति में मोड़ दिया तो उसका जो रैखिक आवेश घनत्व होगा Q अपान 2 पाई r होगा। इसका बीमी सूत्र और मात्रक आप निकालेंगे। मैं पढ़ा चुका हूं कि कैसे बीमी सूत्र निकाला जाता है। Q का बीमी सूत्र रखेंगे और L का बीमी सूत्र रखेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, चालक पर आवेश बटे चालक का क्षेत्रफल। तो बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान A, सिग्मा बराबर। और इसको हम वृत्तीय चकती या गोलाकार जो चकती होती है उनका हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी जो गोलाकार चकती है, उस चकती की त्रिज्या कैपिटल R हो गई। चकती या चालक प्लेट का निकाल सकते हैं, यदि उसकी त्रिज्या R है तो R त्रिज्या के गोली चालक का जो पृष्ठीय घनत्व होगा वो कितना हो जाएगा, Q अपान 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। इसका भी मात्रक और बीमी सूत्र आप निकालेंगे। इसके बाद आता है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको रो से व्यक्त करते हैं। तो रो बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, Q अपान V, Q अपान V। और कोई गोली आकृति हम ले लिए तो गोली चालक का जो आयतन हो जाएगा, यदि उसकी त्रिज्या R है तो 4/3 पाई R क्यूब। तो ये बराबर हो जाएगा Q अपान 4/3 और पाई R क्यूब, Q अपान 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। आपको बता दूं कि गॉस प्रमेय के 3-4 अनुप्रयोग हैं। एक, अनंत लंबाई का समतल चादर हो, सॉरी उसका रैखिक चादर हो अनंत लंबाई का। दूसरा, एक समतल प्लेट हो, ठीक है ना, समतल चादर के रूप में। और फिर है स्फीरिकल यानी गोली कवच, स्फीरिकल सेल हो। तो हमारे पास परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पहले है आपका स्फीरिकल सेल यानी गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र। प्रश्न आपका इस प्रकार से आता है कि एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु गोले के बाहर हो, बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो और बिंदु कहां हो, गोले के अंदर हो। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीरिकल सेल।
ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये हमने एक गोला बनाया जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है, R है। इसकी त्रिज्या हमारे पास R है। इससे इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया जो इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। इसके बाह्य पृष्ठ पर क्या हो गया, समान रूप से वितरित हो गया। इससे स्मॉल r दूरी पर, मान लीजिए त्रिज्या को यहां पे डिनोट कर देते हैं ऐसे, इससे स्मॉल r दूरी पर यहां पे एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है r दूरी पर। इसको केंद्र मानकर हमने एक दूसरा गोला खींचा जो बिंदु P से होकर जाता है, जो बिंदु P से होकर जाता है। अतः इसका पृष्ठ कैसे कार्य करेगा, गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो पृष्ठ के अविलंबवत कहां होगी, बाहर की ओर होगी, और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसके पृष्ठ पर क्यों आवेश वितरित है, चित्र आप नाम दे देंगे, एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना केंद्र O और R त्रिज्या का एक गोला है, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है जो इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। ठीक है ना, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, स्थित फर्स्ट कौन सी, जब बिंदु गोले के बाहर हो, तो इसमें क्या लिखेंगे, नंबर 1 स्थित फर्स्ट आप यहां से कर देंगे और ये लिख देंगे कि जब बिंदु गोले के बाहर हो। तो कंडीशन फर्स्ट आपकी क्या है कि जब बिंदु गोले के बाहर हो, तो इसके लिए क्या करते हैं कि माना केंद्र O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचा जो बिंदु P से होकर जाता है, जो बिंदु P से होकर जाता है। अतः इसका पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पृष्ठ के अविलंबवत बाहर की ओर होगी तथा यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश df भी E की दिशा में होगा, अर्थात E और df के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तब इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, कितना हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर df बराबर हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E df cos 0 डिग्री बराबर हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E df, इसकी वैल्यू 1 हो गई, E आ जाएगा कांस्टेंट यानी बाहर, इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल df। और आपको गॉस प्रमेय में पढ़ाया गया कि इसके पूरा स्फेरिकल सेल का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया, वो कितना हो जाएगा, E × 4 पाई r²। ठीक है, ये फाई E की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ गॉस प्रमेय से हमको इसको निर्मित करना है, तो यहाँ लिखेंगे परंतु गॉस प्रमेय से फाई E बराबर है Q अपान एप्सिलॉन 0, तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड समीकरण, इसको ये सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी समीकरण 1 व 2 से देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास हो जाएगा E × 4 पाई r² बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 या E इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 पाई r² अपान में चला जाएगा Q अपान 4 पाई r² एप्सिलॉन 0, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ लिख दें इनटू Q अपान r² इक्वल टू, ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र जब बिंदु कहां हो, गोले के बाहर हो। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फीरिकल सेल व्हेन पॉइंट इन ए आउटसाइड ऑफ स्फीरिकल सेल। ठीक है ना, पूरे सेल के जब बाहर हो, तो ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, चलिए दूसरी कंडीशन। तो देखिए कंडीशन सेकंड में क्या है, बिंदु कहां पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, यानी ये जो बिंदु यहां पर है वो यहां पर ना होके यहां पर आ जाए
और जब यहाँ पर आ जाएगी तो देखिएगा ये पूरा समाप्त हो गया। हमारे पास ये जो डिस्टेंस r इधर तक थी वो अब इतने तक हो गई, और इसको हम इस गोले की त्रिज्या कहेंगे। मतलब ये स्मॉल r और ये कैपिटल R दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो उस सूत्र में जो हमारे पास E आया था स्थिति फर्स्ट से, तो स्थिति फर्स्ट यानी कंडीशन फर्स्ट से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। पहले आप यहाँ ये लिख सकते हैं इस स्थिति में, यानी कंडीशन सेकंड में स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R, इतना बस लिखना है। तब स्थिति फर्स्ट से इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान r स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान स्मॉल r की जगह कितना हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। ये कब व्यंजक हो गया, कब विद्युत क्षेत्र की पता हो गई, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर था। अब कंडीशन थर्ड, स्थिति थर्ड है आपकी, जब बिंदु कहां हो, गोले के अंदर हो। तो इस स्थिति में ध्यान दीजिए, जब ये आवेश जो है उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है, तो अंदर तो आवेश होगा नहीं, अर्थात Q बराबर क्या हो गया, 0, Q बराबर 0 हो गया, अंदर इसके कोई आवेश नहीं होगा क्योंकि इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। तब स्थिति फर्स्ट से इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान क्यू की जगह 0 अपान R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, अर्थात E इक्वल टू हमको मिल गया 0। मीन्स एक समान आवेशित गोलीय कवच के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये रहा आपका एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी परीक्षा में 12th में पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसमें तीनों कंडीशन पूछ सकता है या एक कंडीशन पूछ सकता है, तो जितना पूछे उतना आपको बताना है, ठीक है। और ये स्थितियां आप इतना पढ़िए, और नेक्स्ट में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके और अनुप्रयोग। धन्यवाद।